Hello students, I am Shivam Tiwari and in this video I am going to discuss about the velocity of transverse wave along a stretch string, and this topic is very important for your exam, so watch the video completely. First of all, let's take an example. यहाँ पे एक लड़का है जो कि स्ट्रिंग को पुल कर रहा है यानी रस्सी को, तो इसमें वेव्स बन रही हैं। द वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द स्ट्रिंग एंड दीज वेव आर ट्रेवलिंग विथ सम वेलोसिटी। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। अब यही वेलोसिटी हमें इस पूरे वीडियो में फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इन वेव में से कोई एक वेव ए बी को कंसीडर कर लेते हैं। वी विल कंसीडर अ वेव ए बी हियर, जो कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v। हम इस ए बी वेव को कंसीडर कर लेते हैं। अब इस ए बी वेव में हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा हिस्सा पी क्यू ले लेंगे एंड दैट विल बी कट आउट, और हम इसको यहाँ पे बड़े व्यू में देखते हैं। तो भाई ये जो वेव है ये सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इस पी क्यू को यहाँ से कट करते हैं तो ये एक आर्क की तरह काम करेगा, यानी एक आर्क बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सर्कुलर मोशन करेगा तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें है कि अगर पी क्यू को हम कंसीडर करते हैं तो ये आर्क ऑफ द सर्किल होगा, और दूसरी चीज़ इस पी क्यू पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो सबसे पहले इसको देखो, ये पी क्यू को हमने यहाँ पे बड़े में दिखाया है, तो ये डी एल लेंथ है इसकी। मान लेते हैं इस आर्क की लेंथ डी एल है, और इस आर्क का जो रेडियस है सेंटर से वो आर है। आर इज़ द रेडियस एंड इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो थीटा एंगल है। और ये स्मॉल एंगल्स जो हमने इसको 20 से डिवाइड किया है, तो स्मॉल एंगल डी थीटा एंड डी थीटा कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, लड़का रस्सी को नीचे के डायरेक्शन में खींच रहा था, तो जब नीचे के डायरेक्शन में खींचेगा तो टेंशन फोर्स लगेगा, खिंचाव होगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे आप देखो, अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा भाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये डी थीटा दोनों होंगे। और सिंपल ज्योमेट्री से आप समझ सकते हो कि अगर ये डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा ही होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल हो गया डी थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये टी कॉस डी थीटा हो गया। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन डी थीटा। अब रस्सी के इस छोर में अगर फोर्स लग रहा है तो दूसरे पॉइंट में भी तो फोर्स लगेगा, यानी अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भी तो फोर्स लगेगा, क्योंकि रस्सी तो पूरा मूव करेगी खींचने पर। तो इस साइड भी सिमिलरली टेंशन फोर्स होगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा एंड साइन थीटा। बट यहाँ पे मेन बात ये है, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स जो लगेगा इस रस्सी में वो सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो लड़का रस्सी को खींच रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो कॉस थीटा कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, यानी टोटल फोर्स जो होगा रस्सी का, ये नीचे पे लगने वाले दोनों छोर पे जो फोर्स होगा उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो टू टी साइन डी थीटा हो जाएगा। ये हमारे इस रस्सी में लगने वाला पूरा फोर्स होगा। बट यहाँ पे देखो, साइन डी थीटा जो है बहुत छोटा एंगल है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली डी थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे जो साइन डी थीटा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे डी थीटा से, तो जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू टू टी डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरी चीज़ इसमें और देखो, एक फैक्ट की बात और है कि एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो डी थीटा एंगल है, ये दोनों मिलाकर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दोनों मिला के टू डी थीटा, ये टू डी थीटा एंगल आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होगा। और हमारे आर्क की लेंथ क्या थी, डी एल। तो टू डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर हो जाएगा, यानी आर्क अपॉन रेडियस। अब इस टू डी थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में रख देंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू डी एल बाई आर हो जाएगा।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसके बाद अब हम कंसीडर करेंगे कि इस रस्सी का यानी जो ये डीएल है, जितना पार्ट हमने लिया है, उसका मास अगर m है, कंसीडर कर लेते हैं मास m ऑफ द डीएल पोर्शन, और हमको ये भी पता है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, u होता है, सॉरी म्यू होता है। तो जो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएल लेंथ की मास कितनी होगी, म्यू इंटू डीएल होगी। भाई एक यूनिट का मास हो गया म्यू, 1 यूनिट का मास म्यू हो गया, तो डीएल का कितना होगा, म्यू इंटू डीएल हो जाएगा। तो इस डीएल पोर्शन का मास कितना हो गया, म्यू इंटू डीएल। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे कि रस्सी को नीचे की ओर लड़का खींच रहा है, तो उसमें क्या सर्कुलर मोशन हो रहा था, सर्कुलर मोशन। अब ये जो नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा था रस्सी को खींचने में, तो भाई सर्कुलर मोशन में एक और फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सर्कुलर मोशन का फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नेट फोर्स के बराबर होगा। भाई फोर्स तो सिमिलर ही है ना, एक ही फोर्स लग रहा है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रस्सी में सर्कुलर मोशन होने के कारण, वो नेट फोर्स के बराबर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जो कि हमारे नेट फोर्स t इंटू डी एल बाई आर के बराबर होगा। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या, हमने मास क्या कंसीडर किया था, m इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एल, इक्वेशन 5 में। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे m की जगह। अब यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, dl से dl कैंसिल हो जाएगा, और v² इज इक्वल टू टी बाई म्यू हो जाएगा। अब यह स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड रूट लग जाएगा। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। यानी हम इस इक्वेशन से किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव बनती है, तो उसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।